Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। राजनीतिक दार्शनिकों के लेखन की से संबंधित इस पूरी श्रृंखला में आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल आधुनिक समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक माने जाते हैं। ये एक उपयोगितावादी थे, लेकिन इन्होंने उपयोगितावाद की पूरी धारणा में अपने गुरु जेरेमी बेंथम के सिद्धांतों में आमूलचूल परिवर्तन किया, या कम से कम हम कह सकते हैं कि इतना गहरा परिवर्तन जरूर किया जिससे उपयोगितावाद का जो स्वरूप था वो काफ़ी हद तक बदल गया। ये ऐसे चिंतक थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की और उसके बारे में व्यवस्थित लेखन किया कि आखिर महिलाओं को स्वतंत्रता और पुरुषों से समान अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ये ऐसे चिंतक थे जिन्होंने लोकतंत्र और ख़ासतौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में इस तरीके से संशोधन करने और उसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए जिससे कि इसमें भागीदारी और दक्षता यानी कि कॉम्पिटेंस और लोगों की सक्षमता और ज़्यादा बढ़ सके और ये व्यवस्था ज़्यादा सुदृढ़ हो सके। ये एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस तरीके से लोगों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और कम से कम विचार अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो इनके लेखन की कई सारी धाराएं हैं और सबसे बढ़कर ये एक ऐसे उदारवादी के रूप में सामने आते हैं जो क्लासिकल उदारवाद की धारा से अलग अपने विचारों को रखता है और वो यह कहता है कि उदारवाद की ज़रूरत है, लेकिन एक ऐसा उदारवाद होना चाहिए जिसमें लेसेस फेयर से ज़्यादा राज्य का हस्तक्षेप जरूरी हो, जिसमें राज्य गरीबों और हाशिए से पड़े हुए लोगों की सहायता भी करे, श्रमिक वर्ग की भी सहायता करे। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि राज्य की आर्थिक भूमिका के संदर्भ में इनके विचार बदले। शुरुआत में यह कुछ हद तक उदार राज्य द्वारा उदार नीतियों को अपनाने के समर्थक थे और बाद में इन्होंने श्रमिक वर्ग के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा राज्य की भूमिका की तरफदारी की। तो हम इतने विविधतापूर्ण चिंतन को समेटने वाले चिंतक जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करेंगे। और जॉन स्टुअर्ट मिल की जो एक और खासियत है वह यह है कि ये तकरीबन उस समय पे थे जिस समय कार्ल मार्क्स भी इस दुनिया में थे। और यह अपने आप में एक रोचक तथ्य लगता है कि कार्ल मार्क्स शायद अपने जीवन में उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाए जितना जॉन स्टुअर्ट मिल को प्रसिद्धि हासिल थी, लेकिन बाद के दौर में शायद मार्क्स ज़्यादा प्रभावशाली चिंतक के रूप में स्थापित हुए। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों चिंतकों ने राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो इस लिहाज से मैं इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ कि ये वो दौर था जिसमें कि मिल जैसे चिंतक भी आते हैं जो लोकतंत्र के भीतर लोकतंत्र को बेहतर बनाते हुए और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें जो पीछे छूट गए लोग हैं वो भी अपना विकास कर पाएँ। और ये एक ऐसा दौर भी था जो समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने वाले की मांग करने वाले या उस पर जोर देने वाले चिंतक भी सामने आए। तो इसी दौर की एक पूरी कहानी और इस दौर में सामने आए एक चिंतक के रूप में जॉन स्टुअर्ट मिल की कहानी, उनके विचारों के प्रमुख तत्वों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो इस पूरी चर्चा का स्वरूप होगा उसमें सबसे पहले एक प्रस्तावना की बात है जो कि हम जिस पर बात कर चुके हैं। दूसरे स्तर पर हम उनके जीवन परिचय और कुछ हद तक उनके संदर्भों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम तकरीबन 4 अलग अलग धाराओं में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार को देखेंगे और वो है उपयोगितावाद। उसके बाद हम स्वतंत्रता के बारे में उनके विचार को देखेंगे, फिर
मिल और उन्होंने महिलाओं को समान स्वतंत्रता देने के बारे में जो विचार रखा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रतिनिधिमूलक सरकार के बारे में हम मिल के विचार को देखेंगे और मिल के चिंतन की सीमाओं को देखने से पहले हम एक आधुनिक उदारवादी के रूप में भी उनके विचारों को या उनके योगदान को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम निष्कर्ष के रूप में कुछ बिंदुओं की बात करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 1806 में हुआ था और जॉन स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड के रहने वाले थे। वे स्कॉटिश इतिहासकार जेम्स मिल के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके पिता ने बहुत कम उम्र में उन पर अध्ययन का दबाव बना दिया था। जब वे 3 साल के थे तो वे उन्हें ग्रीक सिखाने लगे। 8 वर्ष की उम्र तक उन्हें लैटिन सिखा दिया गया। इस उम्र तक वे प्लेटो के बहुत से डायलॉग्स या संवाद को पढ़ चुके थे। 13 वर्ष की उम्र से उन्होंने लॉजिक और गणित का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्मिथ और रिकार्डो के राजनीतिक अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया। मिल की शिक्षा उनके घर पर ही उनके पिता के दार्शनिक मित्र जेरेमी बेंथम के संरक्षण में हुई। ये ऑक्सफोर्ड या किसी अन्य विश्वविद्यालय में औपचारिक शिक्षा लेने नहीं गए, लेकिन उन्होंने घर पर ही इतना पढ़ लिया कि वे अपनी किशोरावस्था में ही वेस्टमिनिस्टर रिव्यू जैसे जर्नलों में लेख लिखने लगे। यह जर्नल फिलोसॉफिकल रेडिकलों द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह एक ऐसा समूह था जो उस समय के ब्रिटेन के दोनों प्रमुख विचारधारात्मक समूहों अर्थात टोरी और विग से अलग था और ज़्यादा रेडिकल बदलावों पर जोर देता था। बाद में मिल इसके नए जर्नल यानी कि ये जो फिलोसॉफिकल रेडिकलों का समूह था उसके नए जर्नल लंदन एंड वेस्टमिनिस्टर रिव्यू के संपादक भी बने। शायद इतने गहरे बौद्धिक दबाव के कारण 20 वर्ष की उम्र में 1826 में ये गहरे अवसाद में चले गए और 2 वर्षों तक इसी हालत में रहे। और मैं आपको यहाँ पर ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब हम पहली बार इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और हमने व्याख्या करने की कई सारे तरीकों पर बात की थी, तो वहाँ पर हमने मनोविश्लेषक या साइको एनालिटिक तरीके की बात की थी और वहाँ पर हमने ब्रूस माजलिस के लेखन का उदाहरण दिया था। माजलिस ये तर्क देते हैं कि असल में जो मिल ने स्वतंत्रता की ज़बरदस्त तरफदारी की वो इसी तरीके से अपने बचपन में थोपे गए अनुशासन के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में था। तो अभी हम विस्तार से देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके जीवन में एक गहरा अनुशासन उनके पिता के द्वारा डाला गया और वो बहुत कम उम्र तक वो सारी चीज़ें या ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे जिसको पढ़ने के में या जिसे सीखने में कई लोगों की पूरी ज़िंदगी चली जाती है, लेकिन इसका नतीजा एक अवसाद के रूप में सामने आया। बाद में मिल ने इसके लिए अपने पिता और गुरु के उपयोगितावाद से निकले अध्ययन पद्धति के सिद्धांत को इसका दोषी ठहराया और उन्होंने इंग्लिश रोमांटिक कवियों की कविताएं पढ़कर खुद को अवसाद से बाहर निकाला। 1827 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दिया और 3 दशकों तक इसके लिए काम करते रहे। इसी दौरान इन्होंने अपनी बहुत सी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं और 1865 से 1868 तक मिल ब्रिटेन के संसद के सदस्य रहे। इस रूप में उन्होंने महिलाओं के मताधिकार और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े कानून बनवाने का प्रयास किया। मिल ने 1851 में अपने से बड़ी उम्र की महिला हैरियट टेलर से विवाह किया, लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही 1858 में हैरियट का देहांत हो गया। मिल ने अपने लेखन पर उनके प्रभाव को स्वीकार किया, खासतौर पर जो महिलाओं के अधिकारों से संबंधित जॉन स्टुअर्ट मिल का लेखन है, इस पर वो हैरियट टेलर के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। अगर हम मिल की कुछ प्रमुख रचनाओं को देखें, कई सारी पुस्तकों की उन्होंने रचना की और इसमें जो सबसे प्रमुख पुस्तक हैं उसमें सिस्टम ऑफ लॉजिक है जो उन्होंने 1843 में लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उन्होंने 1848 में लिखी, ऑन लिबर्टी 1859 में लिखी, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट उन्होंने 1861 में लिखी, यूटिलिटेरियनिज्म 1863 में प्रकाशित हुई, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869 में प्रकाशित हुई और उनकी ऑटोबायोग्राफी उनके मरने के बाद 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद 3 एसेज ऑन रिलीजन उनकी एक प्रमुख कृति है जो उनके मृत्यु के बाद 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हम जब जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करेंगे तो उसकी शुरुआत में यानी कि जब उनके अलग अलग विचारों की बात कर रहे हैं तो हम कम से कम 4 धाराओं पर मजबूती से बात करेंगे और 5वीं धारा यानी कि एक आधुनिक उदारवादी के रूप में उनके
योगदान या उनके तर्कों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो एक बुनियादी बात है जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में, वो ये कि वो ये चाहते थे कि हमेशा ही जो व्यक्ति हैं उनके सुधार के लिए काम हो, वे अपने आप को सुधारें, वे जिस स्थिति में आज हैं वो उस स्थिति से आगे बढ़ें। और इस लिहाज से जॉन स्टुअर्ट मिल यह भी मानते थे कि एक सभ्यता का एक पूरा पैमाना या एक स्केल होता है जिसमें कि कुछ देश ज़्यादा आगे हैं, कुछ समाज ज़्यादा आगे और कुछ पीछे हैं, और इस लिहाज से वो दोनों के साथ व्यवहार करने में अंतर को भी स्वीकार करते थे। और शायद इसी आधार को उन्होंने एक ऐसा मजबूत तर्क माना जिसका उपयोग करते हुए उन्होंने उन्होंने उपनिवेशवाद को सही ठहराया, और जिस तरह की स्वतंत्रता की बात वो इंग्लैंड में ऑन लिबर्टी में करते हैं, वो उस तरह की स्वतंत्रता को भारत या अन्य उपनिवेशों के लिए सही नहीं मानते हैं। आगे जब हम उनके नकारात्मक पक्षों को देखेंगे तब भी हम इस बिंदु पर थोड़े विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का जो उपयोगितावाद से संबंधित विचार है वो उन्हें अपने गुरु जेरेमी बेंथम और अपने पिता जेम्स मिल से मिला। दोनों ही उपयोगितावाद के प्रमुख प्रतिपादक थे और विचारक थे। विशेष रूप से बेंथम ने उपयोगितावाद के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से सूत्रीकरण करने का काम किया था। अब बेंथम के हिसाब से उपयोगितावाद के दो प्रमुख सूत्र हैं। पहला परिणामवाद और दूसरा अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। परिणामवाद का क्या अर्थ है? परिणामवाद या इंग्लिश में इसे हम कॉन्सिक्वेंशियलिज्म कह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हम यह मानते हैं कि कोई चीज़ बुरी है, कोई काम बुरा है, तो हमें साफ तौर पर यह दिखाना चाहिए कि इससे कौन सा बुरा परिणाम निकलता है। हमें उसी चीज़ को अच्छा मानना चाहिए जिससे अच्छा परिणाम सामने आता है, और हमें उसी चीज़ को बुरा मानना चाहिए जिससे बुरा परिणाम सामने आता है। अगर इस आधार के अलावा कोई यह कहता है कि कोई चीज़ इसलिए बुरी है कि वो धर्मशास्त्र में लिखी है या वो परंपराओं से आ रही है या चर्च ऐसा कहने का दावा कर रहा है, तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये पहला बिंदु जो था उपयोगितावाद का, जिसमें जेरेमी बेंथम ने जोर दिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि पहले जो मध्य युग था उसमें ज़्यादातर जो समाज का उच्च तबका था, जो कुलीन वर्ग था, उसकी खुशी की बात कही जाती थी। लेकिन बेंथम ने इस सिद्धांत को तब्दील करते हुए यह कहा कि हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकतम जो संख्या है उसको खुशी मिले या उसको सुख मिले। तो जब उपयोगितावाद आया तो वह एक रैडिकल सिद्धांत के रूप में आया, एक ऐसा सिद्धांत जो यथास्थिति को चुनौती देता था, एक ऐसा सिद्धांत जो कि बने बनाए मानकों या चर्च के वर्चस्व पर सवाल करता था, एक ऐसा सिद्धांत जिसने यह कहा कि लोगों या अधिकतम लोगों का सुख महत्वपूर्ण चीज़ है, कुछ लोगों के सुख की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जेरेमी बेंथम थे, उन्होंने ये कहा कि जो सुख है उसको हमें मात्रात्मक रूप में देखना चाहिए, और बाद में मिल ने इसे गुणात्मक रूप में बदला। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मिल ने हमेशा ही खुद को उपयोगितावादी माना। जब वो महिलाओं को मताधिकार देने की बात करते हैं तो उनका एक बुनियादी तर्क है कि इससे उनकी खुशी में वृद्धि होगी। इसी आधार पर वे स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों की तरफदारी करते हैं और लोकतंत्र के एक नए रूप की बात करते हैं। जैसे मैंने मिल की रचनाओं के बारे में वर्णन करते हुए बताया था कि उनकी एक प्रमुख पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म भी है, जो बहुत मोटी पुस्तक नहीं है, लेकिन एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें वो एक तरीके से उपयोगितावाद के बारे में अपने विचारों को साफ तौर पर रखते हैं। 1863 में प्रकाशित हुई इस पुस्तक में उन्होंने उपयोगितावाद की आलोचनाओं का जवाब दिया और बेंथम की उपयोगितावाद में एक संशोधन किया, और बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किया। उनके अनुसार मनुष्यों के पास देखने और सूंघने जैसी क्षमता की तरह ही नैतिक इंद्रिय नहीं होती है। उपयोगिता का सिद्धांत इस कमी को पूरा करता है, यानी कि मनुष्य देखकर या सूंघ कर किसी चीज़ के अच्छे या बुरे होने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन नैतिक स्तर पर उनके पास किसी खास मसले पर फैसला करने की शक्ति नहीं होती है। तो इस स्थिति में मिल का यह कहना है कि उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो इस कमी को पूरा करता है।
और मिल यह कहते हैं कि सामाजिक स्तर पर लोग उपयोगिता के सिद्धांत को इसलिए वरीयता देंगे क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में वो नैतिक रूप से किस तरीके से व्यवहार करें, लोगों के बीच वो अपने आप को किस तरीके से पेश करें, वो किस चीज़ को सही और किस चीज़ को गलत माने, उसका एक उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। तो उपयोगिता का जो सिद्धांत है वो उस आधार को या वो उस कमी को पूरा करता है, वो एक आधार उपलब्ध कराता है। मिल ने इस आलोचना का भी जवाब दिया कि उपयोगिता की जगह न्याय को नैतिकता का आधार होना चाहिए। वे कहते हैं कि अन्य तब होता है जब किसी अधिकार का उल्लंघन होता है और अधिकार उपयोगिता से जुड़ा होता है। एक्चुअली वो अन्याय की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो अन्याय होता है, जिसे मैंने अन्य के रूप में अभी बोला, असल में वो अन्याय शब्द है। अन्याय तब होता है जब किसी अधिकार का उल्लंघन होता है और अधिकार उपयोगिता से जुड़ा होता है, यानी कि वो यह मान के चलते हैं कि जब भी हम अधिकारों की बात करेंगे तो वो उपयोगिता से ही जुड़े होंगे। तो उपयोगिता एक ज़्यादा बुनियादी मूल्य के रूप में है। लेकिन उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किया। मिल ने सुख के मात्रात्मक के बजाय गुणात्मक पहलू पर बल दिया। अब बेंथम जो थे उन्होंने बहुत ही अद्भुत दावा किया था। उन्होंने यह दावा किया कि हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलने तक ही वो नहीं रुके। उन्होंने यह दावा किया कि वो एक ऐसा एक मापक भी तैयार कर रहे हैं जिस पर हम ये माप सकते हैं कि हमें किस काम से कितनी खुशी मिल रही है। लेकिन मिल ने बेंथम के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना को स्वीकार किया, जिसमें यह कहा गया था कि वो हर तरह की खुशी को एक जैसा मानते हैं और ऐसा लगता है कि मनुष्यों और जानवरों को एक तरह बना दे रहे हैं। यानी कि अगर मनुष्य जो है वो कुछ खास तरीके से सोच विचार कर काम करने के लिए जाना जाता है, जानवर जो हैं वो हर वो काम करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तो दोनों के बीच में एक अंतर जो है वो जेरेमी बेंथम के सिद्धांत में नहीं दिखता। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि असल में यहाँ पर बेंथम गलत हैं और ज़रूरत इस बात की है कि हम खुशी की बात करें, हम सुख की बात करें, हम उपयोगिता की बात करें, लेकिन वह गुणात्मक उपयोगिता हो। और गुणात्मक उपयोगिता की परिभाषा देते हुए उन्होंने एक प्रसिद्ध कथन कहा था। उन्होंने कहा कि एक संतुष्ट सूअर होने से अच्छा है कि असंतुष्ट सुकरात हुआ जाए। इसका मतलब भी हम सुकरात के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने उनके बारे में चर्चा की है। सुकरात एक तरीके से असंतुष्ट रहते थे और वो ये कहते थे कि मैं तो बस यही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता और मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। और वो लोगों से संवाद करते थे, गरीबी में रहते थे, ज्ञान की तलाश में रहते थे। तो मिल कहते हैं कि वो स्थिति मनुष्य के लिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो एक उच्च स्तर के ज्ञान या उच्च स्तर के सुख की तलाश कर रहे हैं, और जो सूअर होता है वह अपनी मौजूदा स्थिति में कीचड़ में गिरकर भी और वहाँ ही वह आनंद का अनुभव करता है। तो वो एक सुखों के बीच में अंतर करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सुख मिल रहे हैं उनका गुण क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। निश्चित रूप से इस सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं और मैं उस पर ज़्यादा साफ तौर पर उस समय विचार करूंगा जब हम मिल की सीमाओं की बात करेंगे। लेकिन हमें यहाँ यह याद रखने की ज़रूरत है कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं वो एक नए तरह का उपयोगितावादी विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मिल ने स्वतंत्रता का भी एक अलग से सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि वो मानते हैं कि मनुष्य को में हमेशा ही सुधार होना चाहिए और उसे उस सुधार का मौका मिलना चाहिए। स्वतंत्रता को भी वो सुधार का एक माध्यम मानते हैं और उन्होंने ये कहा कि लोगों को स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए, लेकिन वह एक ज़बरदस्ती के रूप में नहीं होना चाहिए। लोगों के ऊपर प्रभुत्व की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। लोग जिस रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं उस रूप में अभिव्यक्त करने का मौका उन्हें दिया जाना चाहिए। और मिल ने चिंतन और अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता का समर्थन किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज भी जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं या जब हम देखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई तरह से हमले हो रहे हैं, तो अमूमन या अक्सर जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी के तर्क पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है
वो असीम रूप में उसके पास होनी चाहिए। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कम से कम विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में उन्होंने असीम स्वतंत्रता की बात की। तो जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहाँ पर मनुष्य को या हर व्यक्ति को यह आज़ादी होनी चाहिए कि वह जो सोच रहा है वो उसे खुलकर अभिव्यक्त कर सके। और उन्होंने उपयोगितावादी स्तर पर भी इसके फ़ायदे बताएं। उन्होंने यह कहा कि इससे व्यक्ति जो कि अपने आप को अल्पमत में पाता है, वह अपने विचारों को खुलकर रख पाएगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि अगर 99 लोग एक तरफ हों और एक व्यक्ति अकेला हो, तब भी उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, भले ही वो विचार बहुत सार्थक ना हो। क्योंकि अगर वह व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो इससे यह मुमकिन है कि समाज में जो अभी तक गलत समझ बनी है उसे दूर करने में फ़ायदा मिले। तो वो कहते हैं कि इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलने से जो बड़ा बहुमत है उसे भी फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर वह एक व्यक्ति के विचार को भी ध्यान से सुनता है तो उसे अपनी सच्चाई को फिर से खंगालने का मौका मिलता है। उसे यह मौका मिलता है कि वह यह जांच करे कि इस तरह के जो अलग विचार आ रहे हैं उसके संदर्भ में वह अपने विचारों को कहाँ तक सही मानता है। और वो कहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति के विचार गलत भी होते हैं तो वो समय के साथ बिना कोई नुकसान किए आगे चले जाते हैं। तो इस लिहाज से उनका यह कहना है कि लोगों के पास असीम स्वतंत्रता होनी चाहिए, कम से कम विचार अभिव्यक्ति के संदर्भ में। और वो लोगों की गतिविधियों को दो भागों में बांटते हैं। वो कहते हैं कि लोग स्वपरक या आत्मपरक गतिविधियां करते हैं और लोग अन्य परक गतिविधियां करते हैं। यानी कि स्वपरक मतलब सेल्फ रिगार्डिंग और अन्य परक को हम अदर रिगार्डिंग भी कह सकते हैं। यानी कि कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ हम तक सीमित रहता है, जिसका प्रभाव हम पर पड़ता है और हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने घर में बैठकर शराब पी रहे हैं, अगर हम अपने घर में बैठकर टेलीविज़न पर चैनल देख रहे हैं, ऐसा कोई चैनल जो कि सामाजिक मानकों के अनुसार गलत माना जा सकता है, या हम अपने घर पर बैठकर खाना खा रहे हैं जिसमें हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि हो सकता है कि सामाजिक मानकों के अनुसार सही ना माना जाए। मिसाल के तौर पर आस पड़ोस में सभी लोग शाकाहारी हैं और हम मांसाहार कर रहे हैं, तो मिल यह जोर देकर कहते हैं कि असल में हमें ऐसा करने का अधिकार है, क्योंकि वह एक सेल्फ रिगार्डिंग दायरा है, मेरे अपने आप से संबंधित दायरा है और यहाँ पर हर व्यक्ति को वो अधिकतम स्वतंत्रता देते हैं। हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक दौर में जो एक निजता के अधिकार की बात होती है, जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा होती है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या है, उसकी सीमा क्या है, तो उसका एक मूल स्रोत जो है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के इन विचारों में भी मिलता है। दूसरा वे कहते हैं कि जो आत्मपरक जो अन्य परक गतिविधियाँ होती हैं उसमें हस्तक्षेप या रोक टोक होनी चाहिए ताकि अन्य लोगों की स्वतंत्रता को बाधा ना पहुँचे। मिसाल के तौर पर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे कि दूसरे लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं बहुत तेज़ म्यूजिक सुन रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पर जब भी मैं अपनी गाड़ी से गुजरता हूँ मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हुए गुजरता हूँ और मुझे इस बात का ख्याल नहीं रहता है कि आस पड़ोस में जो बीमार लोग हैं या जो शांति से रहने वाले लोग हैं वो बेकार में परेशान हो रहे हों। या मिसाल के तौर पर मैं शराब पीता हूँ और उसके बाद मैं अपने घर से बाहर निकलकर बहुत ज़्यादा हुड़दंग करता हूँ। यानी कि मेरी ऐसी हर गतिविधि जिसमें मैं अपने स्व या सेल्फ दायरे से बाहर निकलकर दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा हूँ, वहाँ पर एक तरह की रोक टोक, एक तरह का हस्तक्षेप, एक तरह की सीमा लगनी चाहिए, ऐसा मिल बोलते हैं। और मिल इस बात पर जोर देते हैं कि जो राज्य है उसे शिक्षा और अन्य तरह की सहायता देकर समाज के जो पिछड़े तबके हैं उन्हें स्वतंत्रता का उपभोग करने में समर्थ बनाना चाहिए। और इसके साथ ही मिल लोगों के संगठन की आज़ादी की भी तरफदारी करते हैं। तो ये दो पहलू हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो ये पहला पहलू है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि लोगों को शिक्षा देकर या उन्हें कुछ अन्य तरह की सुविधाएं देकर राज्य लोगों को उनकी स्वतंत्रता का उपभोग करने में समर्थ बनाए, तो यहाँ पर वो काफ़ी हद तक एक आधुनिक हम कह सकते हैं उदारवादी के रूप में सामने आते हैं, जहाँ पर
वो राज्य की सक्रिय भूमिका की बात कर रहे हैं। थोड़ा विस्तार से बाद में मैं इस पहलू को और स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। मिल लोगों को संगठन बनाने की आज़ादी देते हैं और वे मानते हैं कि इसके द्वारा लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और इसके साथ ही वह अपनी स्वतंत्रताओं को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने के उपाय ढूंढ सकते हैं। अगर वो अकेले बिखरे हुए हैं तो काफ़ी मजबूती से अपनी स्वतंत्रता को वो सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो इस लिहाज से वह लोगों का संगठन बनाने, विचारों का आदान प्रदान करने, स्वतंत्रता को नए सिरे से उसकी दावेदारी करने, इन सभी पहलुओं का समर्थन करते हैं। मिल का जो एक प्रमुख योगदान है वह महिलाओं के स्वतंत्रता और उनके अधिकारों से संबंधित उनका लेखन भी है। मिल ने इस चीज़ को स्पष्टता से स्वीकार भी किया है कि वे अपने इस लेखन में अपनी पत्नी हैरियट टेलर से काफ़ी प्रभावित रहे हैं और एक तरीके से यह लेखन उन दोनों का एक सामूहिक विचार है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया अपनी पुस्तक द सब्जेक्शन ऑफ विमेन में कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। और वो एक ऐसे समय में रह रहे थे जहाँ पर जो मतदान का अधिकार था वो सीमित था। महिलाओं को, बहुत कम महिलाओं को मताधिकार प्राप्त था। महिलाएं मताधिकार के लिए संघर्ष कर रही थीं और हम इस चीज़ को जानते हैं कि असल में इंग्लैंड में एक तरीके से सार्वभौमिक मताधिकार 1940 के दशक में जाकर मिला। तो ये वो दौर था जहाँ पर महिलाओं को के पास कोई अधिकार नहीं था राजनीतिक रूप से और ये वो दौर था जहाँ पर उनके पास संपत्ति का अधिकार भी नहीं था। तो इस सभी पहलुओं को वे सिलसिलेवार ढंग से सामने रखते हैं और उस पर विचार करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें आयाम है वो ये है कि वो उपयोगितावादी आधार पर ही महिलाओं को अधिकार देने की वकालत करते हैं। मिल कहते हैं कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति है और वह मानव सभ्यता के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। मिल ने अपने समय में जो इंग्लिश कानून थे उसमें महिलाओं को संपत्ति अधिकार न दिए जाने के कारण उनका विरोध किया। ये उस समय जो कानून थे उसके मुताबिक विवाहित जो इंग्लिश महिलाएं थीं उनका अपने मायके की संपत्ति पर या ससुराल की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता था। यदि वे अपनी कमाई से कुछ चीज़ें लेती भी थी तो कानूनी रूप से वो उनके पति के हक की चीज़ होती थी। मिल ने कहा कि यह एक बहुत ही अन्यायपूर्ण कानून है क्योंकि यह एक तरीके से महिलाओं को अपने बुनियादी अधिकार यानी कि अपने पास कुछ संसाधन रखने या अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी को रखने के अधिकार से उन्हें वंचित कर देता है। मिल ने यह कहा कि अब यह समय आ गया है कि लोग दास्ता में धीरे धीरे विश्वास करना कम कर रहे हैं या मुख्य धारा में कम से कम लोग ये कहते हैं कि अब वो दास्ता में विश्वास नहीं करते, लेकिन उनका यह कहना है कि महिलाओं के साथ अभी भी दासों की तरह व्यवहार किया जाता है। और उन्होंने इसके लिए तर्क यह दिया कि चाहे जिस भी जाति या किसी भी नस्ल का पुरुष हो वो इसका विरोध खुलकर इसलिए नहीं करता है क्योंकि इससे सभी पुरुषों को फ़ायदा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं उन सब के लिए एक ऐसे दास के रूप में होती हैं जो उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उनके घर का काम करती हैं और वो उनकी मेहनत के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं। तो पुरुष अपने स्वार्थ के कारण महिलाओं को समान अधिकार नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वे भी अपनी स्थिति का विरोध नहीं करती हैं, जो उनकी ऐसी स्थिति है जहाँ पर तकरीबन वो दास्ता में हैं, जहाँ पर उनके पास संपत्ति का अधिकार नहीं है, जहाँ पर उनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं है और वो घर के दायरे तक सीमित रहती हैं। क्योंकि वो क्यों विरोध नहीं करती हैं? तो उनका ये कहना है मिल का, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। लेकिन वो यह भी मानते हैं कि धीरे धीरे महिलाएं संगठित हो रही हैं और वे अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। मिल कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार देने से पूरे समाज को लाभ होगा और उस संदर्भ में यहाँ उनका उपयोगितावादी आधार सामने आता है और वे इस संदर्भ में कुछ लाभों का उल्लेख करते हैं। मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि जो परिवार है वह निरंकुशवाद का गढ़ नहीं रहेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा परिवार जहाँ पर महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार ना हो, वह परिवार
एक तरीके से पुरुष के निरंकुशता का गढ़ हो जाता है। यानी कि वहाँ पर जो पति या पिता होता है उसकी मनमानी चलती है, उसका आदेश माना जाता है। वह जिस चीज़ को सही समझता है उसे ही पूरा परिवार सही समझता है, और वह जिस चीज़ को गलत मानता है उसे पूरा परिवार भी गलत मानता है। तो इस लिहाज से अगर महिलाओं को भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए और महिलाओं को भी खुलकर बोलने का अधिकार दिया जाए, या उन्हें अपनी गतिविधियों के माध्यम से पुरुषों की बराबरी का अधिकार दिया जाए, तो परिवार जो है वह ज़्यादा लोकतांत्रिक हो पाएगा। तब पुरुष भी महिलाओं के विचारों को सुनेंगे, क्योंकि वो यह महसूस करेंगे कि वो उनके बराबर हैं, और परिवार विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ पाएगा, न कि वर्तमान स्थिति की तरह मिलिया कहते हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ पुरुष का निरंकुश तंत्र परिवार में चल रहा है। यहाँ हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि मिल का जो परिवार के बारे में विचार है वह अरस्तु के विचारों से काफ़ी अलग है। अरस्तु, अगर आप इस चीज़ को याद करें, जैसा कि हमने अरस्तु से संबंधित चर्चा में कहा था, अरस्तु परिवार में को यह मान कर चलते हैं कि वहाँ पुरुष सबसे सर्वोच्च स्थिति में होता है, क्योंकि महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुषों से कम बुद्धि की होती हैं, और इस लिहाज से जो अरस्तु हैं वो महिलाओं को पुरुषों से निम्नतर मानते हुए परिवार को एक ऐसी संस्था बना देते हैं जहाँ पर दास होते हैं, बच्चे होते हैं, और पति के अलावे बाकी जो पत्नी और दास होते हैं उनका काम पति को इस लायक बनाना है ताकि वह बाहर जाकर नागरिकता के कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर सके। जॉन स्टुअर्ट मिल इससे बिल्कुल अलग हटते हैं, और वो समानता के स्तर पर महिलाओं की स्थिति लाने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, और यह परिवार के सभी सदस्यों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि खुद पुरुष अभी एक निरंकुश व्यक्ति की तरह काम कर रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम महिलाओं को शिक्षा देते हैं, उन्हें बराबरी का मौका देते हैं, तो यानी कि स्वतंत्रता के साथ जैसे पुरुष को एक मौका मिलता है, जैसे लड़के को एक मौका मिलता है, वैसे अगर लड़की को भी मौका मिले तो जो समाज में जो मानसिक दक्षता रखने वाले लोग हैं उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी, पुरुषों को चुनौती मिलेगी, और ऐसी स्थिति आने पर पुरुष भी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। अभी मिल के अनुसार जब पुरुषों को ये लगता है कि उनके पास कोई चुनौती नहीं है, ख़ासतौर पर महिलाओं की चुनौती नहीं है, तो वो शायद उतनी कुशलता से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनौती बढ़ेगी उनके काम करने की कुशलता भी बढ़ेगी। तीसरे स्तर पर वो ये कहते हैं कि समानता का उपभोग करने वाली महिलाएं जो हैं वो मानवता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। उनका यह कहना है, मिल का यह कहना है कि वर्तमान समय में महिलाओं के पास अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का कोई साफ तरीका नहीं है, तो विकृत तरीकों से अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करती हैं, लेकिन जब उन्हें पुरुषों के बराबर समानता मिलेगी तो वह भी खुलकर अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर पाएंगी। वो विकृत तरीके से इसलिए अभिव्यक्त करती हैं क्योंकि अभी वो हीनता या अधीनस्थता या एक तरह के दमन की स्थिति में हैं, जहाँ पर उन्हें यह पता है कि अगर वो अपनी इच्छाओं को खुलकर सामने रख रही हैं तो पुरुष जो हैं वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगले स्तर पर मिल यह कहते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार देने से उनकी खुशी में वृद्धि होगी, और इससे अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी की उपयोगितावादी सिद्धांत संतुष्ट होगा। और यानी कि वो इस चीज़ को एक उपयोगितावादी आधार पे ले आते हैं, और मैंने इस बात को शुरू में भी उल्लेख किया था कि वो अपने प्रत्येक सिद्धांत में उपयोगितावादी आयाम को सामने रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हम महिलाओं को समान स्वतंत्रता देंगे, उन्हें शिक्षा का समान अधिकार देंगे, उन्हें पुरुषों की तरह अलग अलग गतिविधियों में भाग लेने का हक देंगे, तो उनकी खुशी में भी वृद्धि होगी, और इससे समाज में जो अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी का लक्ष्य है वो हासिल किया जा सकेगा। और उनका यह कहना है कि महिलाओं को अधिकार देने से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, क्योंकि जो वर्तमान समय में लोकतंत्र है वह एक तरीके से जो इंग्लैंड की स्थिति वो बताते हैं वह मुख्य रूप से पुरुषों तक सीमित है, और वह जो पुरुष है वह लोकतंत्र में हिस्सेदारी करता है, कुछ खास तरीके के मुद्दों पर ही ध्यान देता है, और जब वो परिवार में वापस जाता है तो वह अलोकतांत्रिक जीवन शैली जीता है। तो जब महिलाएं सामने आएंगी तो एक तरफ तो मुद्दों की विविधता बढ़ेगी और चीज़ें ज़्यादा साफ तरीके से सामने
होंगी, क्योंकि एक जो बड़ा जनसमूह है जो अभी तक राजनीति से वंचित है, वह भी अपनी चिंताओं को और अपने मुद्दों को सामने रख पाएगा। और दूसरा, पुरुषों को घर में भी लोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार करना सीखना पड़ेगा। यह काफ़ी हद तक पहले बिंदु से मिलता-जुलता बिंदु है, जहाँ पर वो परिवार को निरंकुश तंत्र का गढ़ मानते हैं और यह कहते हैं कि महिलाओं को स्वतंत्रता मिलने से उसमें सुधार हो सकती है। महिलाओं के अधिकारों के अतिरिक्त जो एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों का है, वह प्रतिनिधि लोकतंत्र से संबंधित उनके विचार हैं। और इस बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसे रैडिकल विचार रखे जो काफ़ी प्रासंगिक हैं, ख़ासतौर पर इसलिए क्योंकि हम सभी प्रतिनिधि लोकतंत्र के भीतर जीवन गुजार रहे हैं और हम सभी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ख़ासतौर पे प्रतिनिधि लोकतंत्र के कार्य करने के तरीके के संदर्भ में। मिल ने अपनी पुस्तक कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, जो कि 1861 में प्रकाशित हुई थी, उन्होंने इसमें जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसके बारे में अपने विचारों को रखा। जॉन स्टुअर्ट मिल यह कहते हैं कि जो निरंकुश शासन होते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट जो शासन होते हैं, जहाँ पर शासक के पास मनमाने करने का अधिकार होता है, उसकी तुलना में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं को ज़्यादा खतरा होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका हस्तक्षेप है। और वो ऐसा क्यों मानते हैं? उनका यह कहना है कि जो निरंकुश शासन होता है, वहाँ पर लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होते हैं। उन्हें यह लगता है कि यह शासक, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है उनकी बुनियादी स्वतंत्रताओं के लिए, उससे हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। इस शासक को आलोचनात्मक तरीके से देखने की ज़रूरत है, या इस शासक के फैसले को आलोचनात्मक तरीके से देखते रहने की ज़रूरत है। वहीं जो लोकतंत्र होता है, उसमें लोग अपने स्वतंत्रताओं को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं रहते हैं। इसलिए उनका यह कहना है कि इस बात की आवश्यकता है कि लोग प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के भीतर भी अपनी स्वतंत्रताओं को लेकर ज़्यादा जागरूक रहें, और उन्हें सिर्फ सरकार से ही जागरूक रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो अलग अलग तरह की सामाजिक प्रथाएं हैं या फिर जो सामाजिक नैतिकताएं हैं, उनसे भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। और यह वास्तव में हम कई स्तरों पर हिंदुस्तान के संदर्भ में या किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में देख सकते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि सरकार से ज़्यादा जो प्रथाएं होती हैं या नैतिकताएं होती हैं, वे लोगों की स्वतंत्रताओं को सीमित कर देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सबरीमला का उदाहरण लें, तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं, उनको संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद वहाँ जाने का अधिकार व्यवहारिक रूप से नहीं मिल पाया है। और इसके पीछे जो मुख्य तर्क है, वो तर्क प्रथाओं से या नैतिकताओं से ही सामने आता है। और इसी तरीके के कई अन्य उदाहरण विभिन्न समुदायों में दिए जा सकते हैं। तो जो मिल हैं, उनका यह कहना है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है, वहाँ पर आम लोगों को ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए अपनी स्वतंत्रताओं के बारे में। लेकिन वह यह भी रेखांकित करते हैं कि असल में लोग इसे लेकर काफ़ी हद तक उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि लोकतांत्रिक शासन है और इसमें उनकी स्वतंत्रताओं को कोई छीनेगा नहीं। तो वो सरकार के साथ ही साथ जो सामाजिक प्रथाएं हैं और सामाजिक नैतिकताएं हैं, उनसे सावधान रहने, सचेत रहने और उनके प्रति जागरूक रहने की बात कहते हैं। और वे कहते हैं कि यदि लोग जागरूक हैं तो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। मिल के अनुसार एक सरकार को दो मुख्य काम करने होते हैं। पहला, नागरिकों के हितों को पूरा करने के लिए उनके मौजूदा हितों और दक्षताओं का प्रयोग, यानी कि वहाँ जो नागरिक रह रहे हैं, उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो उनके हित के रूप में हैं। तो इसके लिए उनके भीतर जो दक्षता है या उनके जो अलग अलग तरह के हित हैं, उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए जिससे सभी नागरिकों के इंटरेस्ट या सभी नागरिकों के हित पूरे हो पाएँ। और दूसरा, नागरिकों की नैतिक, बौद्धिक और सक्रिय गुणों में सुधार किया जाए। तो सरकार का यह काम है कि वो नागरिकों को लगातार सुधार की ओर आगे बढ़ाए, और यह वह बिंदु है जहाँ पर वह सरकार की सक्रिय भूमिका की भी गुंजाइश देखते हैं, और वह यह मानते हैं कि सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि नागरिक हमेशा बेहतर से बेहतर बने।
दक्षता और भागीदारी यानी कि कॉम्पिटेंस और पार्टिसिपेशन, क्षमता, दक्षता या सक्षम होना ये, और दूसरा कि शासन में भागीदारी करना। इसे इन दो आधारों पर ये कहते हैं कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र सबसे अच्छी तरीके से काम कर सकता है। और मिल ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मताधिकार के विस्तार का समर्थन किया, यानी कि उनके समय मताधिकार सीमित था और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मताधिकार मिले, क्योंकि लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ाने का यह सबसे बुनियादी आधार है। अगर एक जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो फिर वो शासन में किस तरीके से भागीदारी कर सकता है। इसलिए उन्होंने यह कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि जो एक प्रणाली उस समय इंग्लैंड में थी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जितने भी लोग मत देते थे उन्हीं लोगों के बीच में सभी लोग चुनाव में खड़े हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता था वो विजयी होता था। यही व्यवस्था हमारे देश में भी है। तो उनका यह कहना था कि यह व्यवस्था रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए बहुत अच्छी नहीं है और इसके स्थान पर जो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, उसे अपनाया जाना चाहिए, जिसमें देश के जितने भी समुदाय होते हैं उनको उनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलता है। और मिल यह मानते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सबसे अच्छी है। और यह मानते हैं कि ऐसा करके, यानी कि अल्पसंख्यकों की भागीदारी करके ही जो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। और इस हिसाब से ही उन्होंने, एक तो भागीदारी का तत्व हो गया और दूसरा उन्होंने दक्षता के तत्व को जोड़ा, यानी कि जो कॉम्पिटेंस है उस तत्व को जोड़ते उन्होंने ये कहा कि लोगों को जो भागीदारी कर रहे हैं उसमें जो लोग ज़्यादा एक तरीके से योग्य हैं, जिनके पास ज़्यादा दक्षता है, जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है, जो मसलों की जटिलता को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, उन्हें बहुल मत या प्लूरल वोट का अधिकार होना चाहिए। यह भी राजनीति चिंतन के संदर्भ में और ख़ासतौर पर लोकतंत्र से जुड़े चिंतन के संदर्भ में मिल का एक प्रमुख और हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अनूठा योगदान है। यह विचार कि लोगों को प्लूरल वोट का अधिकार होना चाहिए। और प्लूरल वोट का मतलब क्या है? प्लूरल वोट का मतलब यह है कि जितने सारे लोग हैं वोट देने वाले, सबको एक एक वोट मिले, लेकिन उसमें से जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, उन्हें एक से ज़्यादा वोट मिले। और मिल यह कहते हैं कि एक ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा पाने वाले दक्ष मजदूर को, कुशल मजदूर को एक अतिरिक्त वोट, फोरमैन को 2 अतिरिक्त वोट, सबसे ऊपरी स्तर पर प्रोफेशनल लोगों, लेखकों, कलाकारों, सार्वजनिक अधिकारियों, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और शिक्षित लोगों के विशिष्ट समूहों के सदस्यों के मत होने चाहिए। तो वो एक पैटर्न भी देते हैं कि किसके पास कितने ज़्यादा वोट होने चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है या फिर प्रोफेशनल है, यानी कि खास उच्च स्तर के पेशे से जुड़ा हुआ है, प्रशासन से जुड़ा हुआ है, जो पढ़े लिखे लोगों का समूह होता है उससे जुड़ा हुआ है, तो उसे सबसे ज़्यादा 5 वोट मिलने चाहिए। क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ वो ये मान रहे हैं कि ऐसे लोग लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों की जटिलता को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बनिस्बत उन लोगों के जो कि शिक्षित नहीं हैं। तो इस लिहाज से वो शिक्षा के आधार पर ही अतिरिक्त वोट देते हैं। तो जो ग्रेजुएट लोग हैं, भले ही वो एक तरीके से कॉम्पिटेंट मजदूर के रूप में काम कर रहे हों या फिर इफ़िशिएंट मजदूर के रूप में काम कर रहे हों या फिर वो फोरमैन जैसे काम कर रहे हों, उन्हें भी वो अतिरिक्त वोट देते हैं। तो अतिरिक्त वोट का ये उनका फॉर्मूला एक तरीके से महत्वपूर्ण योगदान के रूप में सामने आता है। अब जो कॉम्पिटेंस या दक्षता की बात है और भागीदारी का जो तत्व है, वो प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं की हर शाखा में वो लागू करना चाहते हैं। जो अलग अलग तरह की प्रतिनिधिमूलक संस्थाएं हैं, मिसाल के तौर पर उनका यह मानना है कि जो लेजिस्लेचर या विधायिका है उसको इस तरीके से संगठित होना चाहिए कि वहाँ हर प्रकार के विचार सामने आ सकें। समाज के जितने तबके हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ खास तबकों के लोग ही विधायिका में आएँ, वही अपने विचारों को रखें, उन्हीं के विचार लोग सरकार के द्वारा सुने जाएं। इसके बजाय वो कहते हैं कि चाहे छोटा से छोटा समूह हो, उसे विधायिका में जगह मिले।
इसीलिए वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का भी समर्थन करते हैं। लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है, जहाँ एक विशिष्ट कार्य होता है, तो यह कहते हैं कि जो इस काम को करने के लिए दक्ष या कुशल लोग हैं, जो इफ़िशिएंट लोग हैं, उन्हें यह काम दिया जाना चाहिए और इसके लिए वह कोडिफिकेशन कमीशन जैसी चीज़ों की भी तरफदारी करते हैं। मिल ने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात कही, और वह बात क्या थी? उन्होंने यह कहा कि जो एक लोकतंत्र में गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट वोटिंग का जो पूरा पैटर्न है, उसको चेंज करना चाहिए। हमारे यहाँ भी हम जानते हैं, हमारे देश में गुप्त मतदान होता है, यानी कि हम जाते हैं, हम वोट डालते हैं, हम किसे वोट दे रहे हैं किसी को नहीं पता, हम बाहर निकलते हैं, कोई पूछता है, हम जिसे चाहें बोल सकते हैं, कोई ये जांच करने नहीं जाता है कि हमने किसे वोट दिया। लेकिन मिल कहते हैं कि इसकी जगह खुला मतदान होना चाहिए। अब खुले मतदान का क्या मतलब है? खुले मतदान का मतलब यह है कि लोग जो मत डालते हैं, जिस भी व्यक्ति को वोट देते हैं, वो उस वोट को खुले तौर पर दिखाएं कि उन्होंने किस उम्मीदवार को वोट दिया है, और बाद में वो इसके कारण भी बताएं कि उन्होंने आखिर किस कारण से एक खास उम्मीदवार को वोट दिया है। अब हम ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान में इस तरह की पद्धति लागू कर दी जाए तो अधिकांश लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जाति या धर्म के आधार पर वोट देते हैं। और मिल इस बात से के प्रति जागरूक थे कि इंग्लैंड में भी ऐसी ही स्थिति है। तो वो ये चाहते थे कि लोगों के भीतर लोकतांत्रिक जो जागरूकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। जब वो वोट देने जैसा काम करते हैं तो वो उसके लिए उस आधार को चुनें जिसे वो सार्वजनिक रूप से बता सकें, जिस पे वो सार्वजनिक रूप से चर्चा कर सकें। और मिल यह मानते हैं कि जब ऐसे मसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होगी तो लोगों के भीतर लोकतांत्रिक चेतना और बढ़ेगी और इससे लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस लिहाज से मिल कुछ महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करते हैं जब वो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के संदर्भ में अपने विचार रखते हैं। और खुले रूप से मत देना, यानी कि ओपन बैलेट का उनका प्रपोजल हो या प्लूरल वोट का जो उनका प्रपोजल हो, वह वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति को देखते हुए अपने आप में एक अनूठा विचार लगता है। हालांकि निश्चित रूप से इसकी अपनी सीमाएं हैं, जिसकी ओर मैं कुछ समय बाद आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। मिल की एक खासियत यह भी है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, कि वो उदारवाद की एक धारा जो जॉन लॉक के लेखन में स्थापित हुई थी और बहुत सारे अन्य क्लासिकल उदारवादी लेखकों ने जिसकी तरफदारी की थी, वो उसमें एक नए आयाम जोड़ने का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि वही सिर्फ इसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, कई अन्य लेखक भी करते हैं, लेकिन हम मिल के लेखन में भी इसकी एक मजबूत अनुगूंज सुन सकते हैं। मिल बुनियादी उदारवादी स्वतंत्रताओं के समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि लोगों के पास संपत्ति रखने का अधिकार हो, वो चाहते हैं कि लोगों को विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार हो, वो ये चाहते हैं कि लोगों को लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का अधिकार मिले। वो यह भी चाहते हैं कि लोग अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें। लेकिन जो क्लासिकल उदारवादी थे, उन्होंने एक तरीके से सीमित राज्य की कल्पना की थी। एक ऐसा राज्य जो कि एम्पायर की तरफ बाहर खड़ा होकर देखेगा और लोगों की आर्थिक गतिविधियों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। एक ऐसा राज्य जो लेसेस फेयर या आर्थिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। लेकिन मिल इससे अलग हटकर यह कहते हैं कि जो बुनियादी उदारवादी मूल्य हैं वो अच्छे हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए और राज्य को इन्हें सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। और अगर समाज का कोई ऐसा तबका है जो पिछड़ा है, जिसके पास शिक्षा की कमी है, जो अपने आप को इस योग्य नहीं पा रहा है कि वह इन स्वतंत्रताओं का उपभोग कर पाए, तो राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि यह तबका भी शिक्षा के माध्यम से और अन्य जो इसके पिछड़ेपन के कारण है उससे बाहर निकलकर स्वतंत्रताओं का उपभोग कर पाए। तो इस लिहाज से वह राज्य की सक्रिय भूमिका का समर्थन करते हैं और वह कहते हैं कि हर किसी को अपनी स्थिति को सुधारने या बेहतर बनाने का मौका मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से मिल एक आधुनिक उदारवादी के रूप में सामने आते हैं, जो कि क्लासिकल उदारवादियों से अलग राज्य की सक्रिय भूमिका की मांग करता है और वह इस बात पर
को रेखांकित करता है कि एक एम्पायर जैसे बाहर खड़े सीमित राज्य या नाइट वॉचमैन जैसे राज्य की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे राज्य की ज़रूरत है जो उन लोगों की मदद करे जो पिछड़े हुए हैं, जिनकी स्थिति कमज़ोर है। तो मिल के विचारों के इन विविध आयामों को देखने के बाद अगर हम मिल के चिंतन की सीमाओं की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हमारे सामने आती हैं। कुछ बिंदुओं को मैंने आपके सामने रखा है, जैसे कि मैंने उनके महिलाओं के से संबंधित जो उनके विचार हैं उसके बारे में रखा है, पर उसका एक महत्वपूर्ण आयाम है। मिल यह भी कहते हैं महिलाओं को हर प्रकार की स्वतंत्रता देने की तरफदारी करने के साथ साथ कि जिन महिलाओं ने विवाह कर लिया है, उन्होंने विवाह को एक करियर के रूप में चुन लिया है, पति और बच्चों की देखभाल करने के काम को, तो ऐसी विवाहित महिलाओं को वो सार्वजनिक दायरा में और के संगठनात्मक जीवन में जो अलग अलग तरह के संगठन की वो तरफदारी करते हैं, उन संगठनों के भीतर काम करने का वो मौका नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी महिलाओं ने जो मुख्य काम है वो चुन लिया है और शायद उस काम को उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए। ये एक ऐसी सीमा है जहाँ पर ऐसा लगता है कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, जो महिलाओं की स्वतंत्रता और पुरुषों से उनकी समानता की बात करते करते पितृसत्तात्मक मूल्यों या पैट्रियार्कल वैल्यूज़ का समर्थन करने लगते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कमी है उनके विचारों में। और दूसरा कि मिल जो हैं वो श्रमिक वर्ग की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मुक्त व्यापार और मुक्त श्रम नीतियों की वकालत करते हैं जीवन के दो अलग अलग भागों में। और एक तरीके से एक भाग में उन्होंने कहा कि जो मुक्त व्यापार हो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके लेखन में और ज़्यादा स्पष्टता आती है, वैसे वैसे वे ज़्यादा खुलकर इस बात की तरफदारी करने लगते हैं कि समाजवादी नीतियों की तरफदारी की जानी चाहिए, समाजवादी नीतियों का पक्ष लिया जाना चाहिए, समाजवादी नीतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसका मुख्य निहितार्थ यह था कि जो समाज के पिछड़े तबके हैं उनको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। तो वो इस अर्थ में एक सोशलिस्टिक थिंकिंग या समाजवादी चिंतन को दिखाते हैं। दूसरा ये कि अगर हम उनके स्वतंत्रता से संबंधित विचारों की बात करें तो उसमें जो उनका सेल्फ रिगार्डिंग यानी कि स्व संबंधी एंड अदर रिगार्डिंग यानी कि अन्य संबंधी काम का विभाजन है, वह भी अपने आप में काफ़ी समस्यापूर्ण है, क्योंकि कई सारे ऐसे काम हैं जिसमें कि हम यह अंतर नहीं कर सकते हैं। मिल खुद भी इस समस्या को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बात पर जोर देते हैं कि मोटे तौर पर ऐसे कामों की शिनाख्त की जा सकती है। वो यहाँ तक कहते हैं कि हर अदर रिगार्डिंग कार्य में के संदर्भ में दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि मैं किसी नौकरी के लिए जाता हूँ, वहाँ मुझे सफलता मिलती है, तो दूसरे कई लोगों के लिए परेशानी का कारण होगी, क्योंकि उन्हें वो नौकरी नहीं मिलती है। तो अब ऐसी स्थिति में दूसरों की स्वतंत्रता का भी हनन होता है या दूसरों की भावनाओं का ही हनन होता है, तो इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिल हम मानते हैं खुद भी कि इस तरह के विभाजन में समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी वो इसे बढ़ावा देते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं एक संकल्पना के रूप में, क्योंकि उनको ये लगता है कि मोटे तौर पर हम कई सारी गतिविधियों और उनसे जुड़ी उलझनों को हम इस अवधारणा से समझ सकते हैं। जो मिल ने असीम रूप से व्यक्ति के विचार की या उसकी संकल्पना की तरफदारी की, उसमें भी कई समस्याएं हैं। मिसाल के तौर पर अगर हेट स्पीच हो, नफरत भाषण हो, तो वैसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? अगर एक व्यक्ति पूरे समुदाय के खिलाफ इतना जहर उगलने लगे कि पूरे समुदाय में कई सारे समूह भरकर सामने आ जाएं और वो आपस में लड़ने लगें, एक दूसरे के खिलाफ हिंसा करने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? तो यह बात सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है कि लोगों को असीम स्वतंत्रता मिले, लेकिन अपने आप में यह बहुत ही आकर्षक चीज़ भी लगती है, पर व्यवहारिक चीज़ नहीं लगती है। और मिल इसको एक सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, और इसी में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो एक तरफ तो असीम स्वतंत्रता की तरफदारी करते हैं, दूसरी तरफ वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी आसानी से कर पाते हैं, और इसके साथ ही वो भारत जैसे उपनिवेशों की स्वतंत्रता के बारे में कोई खास चिंता नहीं दिखाते हैं, और सैद्धांतिक स्तर पर सभ्यता में उनके पिछड़ेपन का एक के तर्क का सहारा ले लेते हैं। तो यह भी उनके विचारों की एक सीमा को ही दिखाता है। और इसके अलावा वो उपयोगितावाद में
गुणात्मक पहलू जोड़ने की बात करते हैं, जिसे उपयोगितावाद के संदर्भ में जॉन स्टुअर्ट मिल का मुख्य योगदान माना जाता है। लेकिन इसके साथ बड़ी गंभीर समस्या है। समस्या यह है कि आखिर यह कौन तय करेगा कि गुणात्मक पहलू क्या है। अगर हम एक व्यक्ति को या किसी बाहरी सत्ता को यह तय करने का अधिकार देते हैं कि वह यह तय करे कि कौन सा सुख गुण के स्तर पर, क्वालिटी के स्तर पर ज़्यादा अच्छा है और कौन खराब है, तो इससे व्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता तहस नहस हो सकती है। इसके अलावे कुछ लोगों को अलग से काम में ज़्यादा क्वालिटी नज़र आएगी, कुछ लोगों को दूसरे तरह के काम में ज़्यादा क्वालिटी नज़र आएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही भ्रम में डालने वाली बात है कि हम यह कहें कि जो सुख है वो गुणात्मक होना चाहिए और हमें गुणात्मक सुख को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि यह परिभाषित करने का कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है कि किस गुण को गुणात्मक रूप से बेहतर या क्वालिटेटिव स्तर पर ज़्यादा अच्छा माना जाए। मिल ने बहुत सारी बातें की प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के बारे में, लेकिन उसमें जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जिस वो प्लूरल वोटिंग की बात करते हैं वो एक तरीके की अभिजनवादी सोच को भी दिखाता है, जहां वो ये मान कर चलते हैं कि जो इंसान तुलनात्मक रूप से कम पढ़ा लिखा होगा, राजनीतिक रूप से मुश्किल विषयों को समझने की क्षमता उसमें कम होगी। इसी तरीके से उनका यह विचार काफ़ी आकर्षक है कि लोगों को खुलकर यह बताना चाहिए कि उन्होंने किसे वोट दिया है और क्यों वोट दिया है। शायद ऐसा करने से लोग संकुचित पहचानों से बचेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि लोग देखेंगे कि उन्होंने अगर जाति के आधार पर या किसी संकुचित पहचान के आधार पर वोट दिया है तो लोग देखेंगे और उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज में, खास तौर पर तीसरी दुनिया के लोकतांत्रिक समाज में, यह एक सीमा को भी दर्शाता है, क्योंकि यहाँ अगर हम इस तरह की व्यवस्था लागू करेंगे तो दरअसल यह अंतहीन हिंसा की शुरुआत हो सकती है और समाज का जो पिछड़ा या दबा वर्ग है, जो कई बार वोट के द्वारा ही अपने आप को व्यक्त कर पाता है, वह खुद को कभी अव्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे डर होगा कि वह अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अगर वोट देता है तो समाज के जो वर्चस्वशाली लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो उसे दबा देंगे। तो इस लिहाज से यह विचार भी बहुत फिजिबल या बहुत व्यवहारिक नहीं लगता है। लेकिन हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल एक ऐसे सिद्धांतकार हुए जिन्होंने अपने समय में बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्तक्षेप किया और अपने विचार रखें, बहुत ही सुसंगत तर्कों के साथ अपने विचार रखें, बहुत ही साफ तौर पर अपने विचार रखें, और उनके बहुत सारे विचार इतने दूरगामी हैं कि वे हमारे वर्तमान समय की बहुत सारी जटिल राजनीतिक समस्याओं में एक नई तरह की अंतर्दृष्टि या इंसाइट हमें देती हैं। चाहे वो लोकतंत्र के से जुड़ी समस्याओं के बारे में विचार हो, चाहे वो महिला अधिकारों को लेकर समाज में मौजूद अलग अलग तरह की सोच के बारे में उनका विचार हो, चाहे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगातार हो रहे हमले के संदर्भ में उनका विचार हो। हर तरह की जो उन्होंने विचार सैद्धांतिक स्तर पर प्रस्तुत किए, वो हमारे वर्तमान समय में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिल उपयोगितावाद को नया स्वरूप प्रदान करने वाले विचारक के रूप में, महिला अधिकारों की बात करने वाले विचारों के रूप में, असीम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने वाले विचारक के रूप में, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को प्रासंगिक बनाने की कोशिश करने वाले विचारक के रूप में, और क्लासिकल उदारवाद की सीमाओं से आगे बढ़ने वाले विचारक के रूप में अभी भी काफ़ी प्रासंगिक हैं। और अगर हम इनका अध्ययन करते हैं तो हम वर्तमान समय की राजनीतिक जटिलताओं को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल पे मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम दूंगा और आगे हम अन्य आधुनिक राजनीतिक दार्शनिकों के विचारों को देखेंगे और उसे ज़्यादा स्पष्टता से समझने की कोशिश करेंगे, और उस संदर्भ में हम मिल के विचारों पर जहाँ भी प्रासंगिक होगा फिर से वापस आएंगे। नमस्कार।